अगला जो अगली हम बात करते हैं प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टिव यहाँ पर सर्किट की। तो प्योर इंडक्टिव की हम बात करें तो यहाँ पर बन जाएगा। अब वापस से वही सिचुएशन, इंडक्टर को हम सोलिनॉइड भी बोल सकते हैं, पूरी कहानी वैसी ही चलेगी। तो वी एल, अच्छा वी इसको मैं लिख देता हूँ वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वी एल हो जाएगा वी नॉट वी एस के इक्वलेंट, तो वी एल इक्वल्स टू बन जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर मुझे करंट निकालना है, तो हमें इंडक्टर के लिए कोई पर्टिकुलर इक्वेशन पता होनी चाहिए। जैसे कैपेसिटर के लिए पता थी हमें Q इजिकल्स टू सी वी, रजिस्टेंस के लिए होता है V इजिकल्स टू आई आर। तो उसी तरीके से इंडक्टर के लिए हमें पता होता है कि वोल्टेज जो होता है वो होता है आई डी एल डी आई बाई डी टी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर करंट निकालना है, तो मैं यहाँ पर यही यूज़ कर सकता हूँ कि जो भाई एल डी आई बाई डी टी है, इसको मैं लिख देता हूँ वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे करके लिख सकता हूँ। वी एल की जगह ये है तो एल डी आई बाई डी टी वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर अगर डी आई बाई डी टी दिया हुआ है तो ये बन जाएगा वी नॉट एल साइन ओमेगा टी, ठीक है। डी आई जो होगा यहाँ पर ये बन जाएगा वी नॉट एल और साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, वी नॉट बाई एल बाहर आ गया, तो सिंप्लीफाई मैं सिर्फ कर रहा हूँ इसको। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर हम बात करेंगे हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो उसमें कांस्टेंट वगैरह तो वो लिमिट वगैरह लगा के हम हटा सकते हैं, क्योंकि टाइम वेरिएशन हो रहा है तो उसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ इक्वेशन चेक कर रहे हैं। तो वी नॉट डिवाइडेड बाई एल, तो साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिख देते हैं, ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा वी नॉट ओमेगा एल और साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। क्लियर है? देखो ऐसे भी समझ लो, उल्टा करके देख लो। अगर मैं इसको लिखता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस 90 की जगह 90 माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिखता हूँ साइन, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। साइन 90 माइनस ओमेगा टी कितना हो जाएगा? कोस ओमेगा टी, तो माइनस कोस ओमेगा टी आ गया सिंपली, है ना। तो ये वही चीज़ है। तो इस तरीके से हो गया हमारे पास से, तो ये बन गया हमारे पास, ये चीज़ हो गई आई नॉट। क्या हो गई? आई नॉट। ये चीज़ हमारे पास आई नॉट होगी। तो अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर Z की, तो Z जो होगा वो कितना हो जाएगा? V नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट। तो Z जो होगा V नॉट, आई नॉट है यहाँ पर V नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा L, इट मीन्स ओमेगा L। तो Z जो है वो होगा ओमेगा L और उसको हम XL बोलते हैं, ठीक है। ये होता है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इंडक्टर की वजह से जो, एक तरह से यूं समझ लो, इंडक्टर की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे हैं, और वो कितना है? ओमेगा। यूनिट इनकी ओमेगा ओम ही रहेगी। तो अगर हमें यहाँ पर बात करो वेरिएशन की, तो ओमेगा और एक्सएल के बीच में वे, तो देखो ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल भी बढ़ेगा, तो लीनियरली वेरी कर रहा होगा यहाँ पर, तो एक्सएल इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ेगा। इसका मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पर इंडक्टर जो है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और कैपेसिटर में क्या होता है? हाई वैल्यू अगर ओमेगा की होगी तो XCG मिनिमम हो जाएगा, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी पर कैपेसिटर जो होता है वो लो रेजिस्टेंस वैल्यू की तरह काम करता है। यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब फेज डिफरेंस की बात करें तो फाई होगा 90 डिग्री, कॉस फाई जो होगा पावर फैक्टर 0। लीड कौन कर रहा है? V नोट है साइन ओमेगा टी, और ये है ओमेगा टी माइनस, मतलब करंट लेग कर रहा है और वोल्टेज लीड कर रहा है। तो V यहाँ पर क्या कर रहा है? लीड्स बाय 90 डिग्री। इसका मतलब किसी भी इंडक्टर में इनिशियली t इक्वल्स टू अगर 0 पुट करोगे तो V 0 है, लेकिन करंट की हम बात करेंगे तो वो माइनस आई नोट हो जाएगा, मतलब करंट आगे है
यहाँ पर करंट पीछे है और इंडक्टर वोल्टेज जो है वो आगे है। तो अब मैं इसके हिसाब से अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पर सर्किट फेजर डायग्राम, अगर हम इसका ड्रॉ करते हैं तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब देखो करंट तो हमेशा ऐसे ही बनेगा, आई नोट, ये हमने देख रखा है। आई नोट ये है, तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेज ओमेगा टी माइनस 90 है और ये कितना है ओमेगा टी, तो ये देखो कि ये जो फेज है ओमेगा टी ये इससे कितना ज़्यादा है, 90 ज़्यादा है। ओमेगा माइनस ओमेगा टी माइनस 90 कर लो तो कितना आ रहा है, 90 ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर दिख भी रहा है ना भाई, तो इसका मतलब वी एल कहाँ आ जाएगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना कि वी एल हमेशा ऊपर रहेगा, वी सी हमेशा नीचे रहेगा, वी आर हमेशा कहाँ आता है, इस डायरेक्शन में। इंडक्टेंस की बात करूँ मैं, सॉरी ये यहाँ पर रिएक्टेंस की बात करूँ, तो अगर ये रेफरेंस है तो ये एक्स एल इस डायरेक्शन में रहेगा। तो इम्पीडेंस वाले जब फेज़र की हम बात करते हैं तो आर इधर आता है, एक्सएल ऊपर आता है, एक्सी ये नीचे आता है। एक्सी और एक्सएल का मतलब क्लियर है सब लोगों को। वी एल और वी आई नोट यहाँ पर ये चीज़ हमें पता लग रही है। टाइम वाला डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर तो ये कुछ इस तरीके से है, ये वोल्टेज वाला डायग्राम है। तो करंट वाला जो डायग्राम होगा उसको तुम देखो, करंट यहाँ पर माइनस में है, मतलब ऐसे कुछ कॉस वाला तो होगा लेकिन ये कुछ इस तरीके से होगा। ये देखो ये करंट से रिलेटेड है और ये वोल्टेज से। तो करंट नीचे से शुरू हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाऊँ ना तो तुम खुद देखोगे कि ये पीछे शुरू हो रहा है। तो वोल्टेज यहाँ पर t = 0 पर वोल्टेज अगर 0 है तो करंट नेगेटिव में, तो और यहाँ पर देखो करंट जब 0 है तो वोल्टेज मैक्सिमम है। यही चीज़ हो रही है, तो करंट लीड कर रहा है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन तीनों सर्किट के बारे में हमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, हमें इसमें कुछ ही डायग्राम ध्यान रखने हैं, फेजर डायग्राम ध्यान रखने हैं और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही ध्यान रखनी है, उसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो वो मैं लेके चल रहा हूँ। RLC सर्किट, अब अगर मान लो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी सर्किट में R भी होता है, L भी होता है और C भी होता है, और कई बार L और C होता है, कई बार R और L होता है, कई बार R और C होता है, ठीक है ना। तो ये कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो इन कॉम्बिनेशन होने पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं तुम्हें बस डायरेक्ट डायग्राम से अगर कॉम्बिनेशन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर होता है, तो पूरा देखना इसको। भाई यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि जब भी हम बात करेंगे ना तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि इम्पीडेंस वाले में कोई भी सर्किट तुम AC का सॉल्व कर रहे हो तो R इसी डायरेक्शन में बनाना है, XL इस डायरेक्शन में बनाना है और XC इस डायरेक्शन में बनाना है, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर वोल्टेज वाला बनाना है तो VR इस डायरेक्शन में बनाना है, VL इस डायरेक्शन में बनाना है और VC इस डायरेक्शन में बनाना है। अब मान लो, समझना अब इसको मैं कैसे इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, और रिजल्टेंट जो आएगा तो रिजल्टेंट ये Z जो होता है उस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, या उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। और ओवरऑल जो नेट पोटेंशियल होता है उसको हम ये V नेट बोल देते हैं। अब मैं सिंपली लेता हूँ, जैसे मान लो सिर्फ रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, रेजिस्टिव सर्किट है, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है और उसका इम्पीडेंस वाला डायग्राम बनाना है, तो ये भी हट गया, ये हट गया, सिर्फ क्या बचा, ये बचा, ठीक है। मान लो इसकी जगह ऐसा सर्किट दिया हुआ है, समझना, ऐसा कोई सर्किट दिया हुआ है, इसका मुझे फेजर डायग्राम बनाना है। ये VR है, ये VL है, ठीक है ना, ये R और ये XL। तो इसका इम्पीडेंस वाला डायग्राम बनाना है तो R है और XL है, तो R तो ऐसे बन जाएगा, XL कहाँ बन जाएगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में ख़त्म। ये हो जाएगा VR और ये हो जाएगा VL। अब तुमसे पूछा गया, अब हमसे पूछा गया कि इस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस बताओ। इम्पीडेंस मतलब एक तरह से इस सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस बताओ। तो इम्पीडेंस ये है, तो ये और ये दोनों आपस में हमें इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करना, ये ध्यान रखना। जो इसमें R, XL, XC, VR, V, इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये वैल्यू जो होगी तो रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, Z। तो कितना बनेगा, ये XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इसी तरह से रिजल्टेंट यहाँ पर है तो इसको हम VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब सेम सिचुएशन अगर मैं लेता हूँ, इसकी जगह मान लो ऐसा कुछ दे दिया कि कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है,
तो इसके लिए क्या बन जाएगा, R और C, ये XC, तो R तो इधर ही आएगा, XC नीचे आ जाएगा, ठीक है। वोल्टेज के लिए देखूंगा तो ये VR इधर आ जाएगा और VC, इसका रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, मतलब ये सब कुछ पता है अब आपको, तो टोटल पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। RLC आ गया तो क्या होगा, अच्छा पावर फैक्टर अब कैसे निकलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर फाई दिया है, यही पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर इस डायग्राम में जो ये हॉरिजॉन्टल से R के साथ जो Z का, तो पावर फैक्टर तुम कैसे निकाल सकते हो, अब यहाँ पर तुम्हें पता लग गया ना, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो या तो VR डिवाइडेड बाई V नेट लिख लो या फिर R डिवाइडेड बाई Z लिख लो। और अगर आपको Z नहीं पता है, ये दोनों पता है, तो टेंड, मतलब बेसिकली हमारा काम है फाई निकालने का, फाई निकल जाएगा। फिर चाहे तुम ऐसे लिखो 10 फाई करके R डिवाइडेड बाई ये XL डिवाइडेड बाई R लिखोगे तो भी 10 फाई पता लग जाएगा, फिर उसको यहाँ cos फाई में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर RLC होता है तो क्या होगा, अच्छा अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो हमें दिया हुआ है एक इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पर इस तरीके से ये दिया हुआ है, ये है 10 ओम का और ये भी है 10 ओम का। एक्सेल जो है वो तुम्हें दे दिया जाता है कई बार, और ये डायरेक्ट दे दिया जाता है। V जो है वो दिया हुआ है 10 साइन ओमेगा टी, या इसको हम ले लेते हैं 100 साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि भाई यहाँ पर Z कितना होगा। तो Z के लिए देखो ये है, तो R तो इधर आ जाएगा 10 और XL ऊपर आएगा तो ये 10, तो Z इधर बन जाएगा, तो Z देखो कितना हो जाएगा, और ये 5, तो Z देखूंगा तो ये Z इन दोनों का स्क्वायर होके आएगा, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट कितना बन गया 110 रूट 2, 100 प्लस 100 200 हो जाएगा, तो 10 रूट 2 ओम इसकी वैल्यू आ जाएगी। cos फाई भी लिख सकते हैं, cos फाई लिखोगे तो कितना बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10 रूट 2, ये कैंसिल 1 बाई रूट 2, cos फाई पता चल गया, फाई तुम्हें पता चल चुका है कितना है 45 डिग्री, क्लियर, ये चीज़ भी हमें पता चल गई। पावर फैक्टर हमें पता लग गया। तो अब मैं अगर एवरेज पावर लिखना चाहूँ तो एवरेज पावर हो जाएगा V0 I0 डिवाइडेड बाई 2 और cos फाई। अच्छा इससे पहले हम I0 भी पता कर लेते हैं ना, तो I0 अगर मैं पता करता हूँ तो I0 क्या बनेगा V0 डिवाइडेड बाई Z, क्योंकि हमें पता है Z इक्वल टू होता है V0 डिवाइडेड बाई I0। तो V0 है हमारे पास 100, ये जो लिखा हुआ है, Z कितना है 10 रूट 2, इससे ये कैंसिल, और 10 रूट 2 तो ये बन जाएगा 5 रूट 2 एम्पियर, 5 इंटू 2 तो 5 रूट 2 एम्पियर हो गया। पावर फैक्टर अब निकालना है तो P एवरेज, बात समझ में आ रही कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस डायग्राम के बेसिस पे ही सारी कहानी बना रहा हूँ। P एवरेज तो ये बन जाएगा V0 100 I0, अच्छा इसकी जगह कई बार VRMS IRMS cos फाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 और cos फाई यहाँ पर जो होगा वो कितना है, फाई कितना है 45 डिग्री, ये दिया हुआ है, इससे कैंसिल आउट कर दो ये 50, तो ये बन जाएगा 250 रूट 2 और cos फाई जो होगा वो 1 बाई रूट 2 कैंसिल आउट, तो P एवरेज जो आया कितना हो गया 250 वॉट, ठीक। तो यहाँ पर अच्छा ये कौन सी पावर है, ये रियल पावर है। आपसे पूछा जाए रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर कॉस की जगह क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, याद रखना। लेकिन रिएक्टिव पावर की जो यूनिट होती है वो वोल्ट इंटू एम्पियर रिएक्टिव होती है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है। जैसे यहाँ पर तो हम वोल्ट इंटू एम्पियर बोलते हैं ना, तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होती है और एपरेंट की होती है वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ पता लगी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे पता करना है कि भाई अच्छा करंट, तो फेज डिफरेंस पता लग गया। मैं अगर करंट की डायरेक्शन, अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो करंट की इक्वेशन बेसिकली कुछ ऐसी होगी, I0 साइन ओमेगा टी और प्लस कोई फेज
या तो माइनस होगा या प्लस होगा, मैंने ऐसे सिंपली लिख दिया। अब ये वैल्यू हमें पता है क्या? हाँ भाई, ये वैल्यू हमें पता है कितनी है। अब ध्यान से समझना मैं कैसे लिख रहा हूँ। आई नोट जो होगा 5√2 साइन। अब इसको देखने का एक सिंपल सा तरीका है, आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई जब रेजिस्टेंस था तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में थे, मतलब इस तरीके से सेम डायरेक्शन में थे। और जब इंडक्टर होता था तो वोल्टेज ऊपर होता था और करंट इधर होता था, मतलब वोल्टेज आगे होता था। पर हमें ये तो पता चल गया साइन ओमेगा टी। अब फेज डिफरेंस की बात है तो फेज डिफरेंस, ये इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट में हमेशा पता होता है, मतलब रेजिस्टेंस की वजह से तो जीरो फेज आ रहा है, लेकिन इंडक्टिव सर्किट, तो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे करता रहता है, वोल्टेज लीड करता है। वोल्टेज लीड करता है तो वोल्टेज के रेफरेंस से मैं बना रहा हूँ। तो देखो वोल्टेज अगर ये है ओमेगा टी, तो वोल्टेज से अगर लीड कर रहा है तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, वी आई नॉट वी ओमेगा टी। और करंट लैग करता है कितना, तो -45 डिग्री यहां पर लिखेंगे। 5√2 साइन ओमेगा टी -45, क्योंकि फेज डिफरेंस है तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हमें एक सिंपल सी चीज़ पता होनी चाहिए, इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर लैग करता है, तो 45 डिग्री कम हो जाएगा। अच्छा, वी आर लिखना हो तो वी आर क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसके पीक वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू पीक वैल्यू 5√2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50√2 साइन। अच्छा, यहाँ पर ये है, अब ये जो करंट है ना, अच्छा इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, ऐसे सिंपली देखो, ये यहाँ पर है वी आर, ये है वी एल, ये है वी नेट, ठीक है, ये वी नेट है। और करंट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ही रहेगा ना भाई, करंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही रहेगा, तो ऐसे तुम चेक कर लो सिंपल, और थोड़ा सा आसान करते हैं। तो वी नेट तो हमें पता है ये है, टोटल तो यही है, तो वी नेट इसका फेज हमें पता है ओमेगा टी है, तो वी आर का फेज कितना हो जाएगा, नीचे जाना पड़ेगा, कितना, ये वैल्यू आ रही है 45 डिग्री। तो अगर इसकी इक्वेशन पता है, इसकी इक्वेशन ये रही, इसका फेज ओमेगा टी है, तो वी आर का फेज कितना हो जाएगा, ओमेगा टी -45, आई का फेज भी ओमेगा टी -45। अब वी एल जो है इसका फेज कितना होगा, तो वी एल ओमेगा टी से थोड़ा सा ऊपर है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो इसी तरह से वी आर जो होगा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी -45। देखो हमें पता है ना, करंट और वी आर तो हमेशा सेम फेज में होते हैं। मैं वी एल के लिए लिखूंगा तो वी एल देखो इससे कितना ऊपर है, इस इक्वेशन में, इसी को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी इक्वेशन मुझे पता है। अगर मुझे करंट की इक्वेशन दी जाती तो मैं उसके अकॉर्डिंग लिख देता। तो यहाँ पर ये इसके क्रॉस कितना आ जाएगा, I इंटू एक्स एल, तो I कितना है 5√2 इंटू एक्स एल है 10, तो 50√2, और साइन ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी कितना ज़्यादा है, +45। क्लियर है ये चीज़? दोबारा देख लो, मैंने ये सारी चीज़ें तो निकाल ली। ये इक्वेशंस कैसे लिखी है, इन इक्वेशंस को लिखने का तरीका आसान है। यहाँ पर ये आई नोट हमें पता है, वी आर का मैक्सिमम लिखना है तो करंट आई नोट इंटू आर, आई नोट इंटू एक्सएल। बात आती है इसकी कि फेज कैसे लिखना है। सबसे पहले जो आपको ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, हमने देखा है। अब इस पूरे डायग्राम में वी नेट मतलब वी एस की इक्वेशन आपको दी है, जिसका फेज है ओमेगा टी। अब उसके हिसाब से देखो, करंट जो होता है वो 45 डिग्री नीचे आ रहा है, ये 45 अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो वी आर जो होगा वो 45 डिग्री कम है, तो ओमेगा टी -45 डिग्री, आई के लिए भी -45 डिग्री और वी एल के लिए +45 डिग्री हम यहाँ पर कर चुके हैं। क्लियर है ये चीज? देखो भाई, आरएलसी सर्किट की अगर मैं बात करूँ अब यहाँ पर, तो आरएलसी सर्किट जो है मतलब तीनों कनेक्टेड है, तीनों कंपोनेंट कनेक्टेड है। अब मैं इसमें पूरी इक्वेशंस, एक की सिर्फ मैंने इक्वेशन लिखी हुई, बाकी की मतलब नेट पोटेंशियल जो सप्लाई है इसकी इक्वेशन लिखी, तीनों सीरीज में है। तो इसके लिए मैं बस डायरेक्ट फेजर डायग्राम बना के इसको, क्योंकि हम एनालिटिकली नहीं करेंगे, फेजर डायग्राम से देखते हैं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस इम्पीडेंस वाला फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो आर तो इधर आ जाएगा, एक्स एल इधर आएगा, एक्स सी इधर आ जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, अब या तो एक्सएल, अगर एक्सएल ज़्यादा हुआ तो एक्सएल माइनस एक्सी कर दो, और एक्सी ज़्यादा हुआ तो एक्सी माइनस एक्सएल कर दो। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि एक्सएल ज़्यादा है
तो ये इस तरह से आ जाएगा XL माइनस XC, और ओवरऑल जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल कर आएगी वो Z की यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो Z यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो Z की वैल्यू जो बन जाएगी वो बन जाएगी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर और अंडर रूट, ये दोनों ही वेक्टर बचे। इसी तरह से अगर मैं इम्पीडेंस वाला वोल्टेज के लिए ड्रॉ करूँगा तो VR तो इधर, VL इधर, VC इधर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको अगर हम करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं VR और VL माइनस VC। अच्छा, करंट भी होगा वो भी इसी डायरेक्शन में बन रहा होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा V नेट वो इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो V नेट के लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो यहाँ से क्या लिखूंगा, V नेट इक्वल टू हो जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ये इस तरीके से हम लिख देंगे। तो वही पुरानी कहानी, अब इसमें फेज डिफरेंस निकालना होगा, तो ये फेज डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब ये सर्किट जो ये वाला सर्किट है, ये इंडक्टिव सर्किट होगा या कैपेसिटिव सर्किट होगा, उसको बताना भी आसान है। मतलब इसमें करंट लीड करेगा या टोटल पोटेंशियल लीड करेगा, टोटल पोटेंशियल और टोटल करंट में से कौन लीड करेगा, उसको इसका निकालने का तरीका आसान है। कैसे पता लग जाएगा, आप ये देख लो कि भाई XL और XC में से कौन ज़्यादा है। अगर XL और XC, मान लो XL ज़्यादा है, XL की वैल्यू है 100 और XC की वैल्यू है 50, तो XL ज़्यादा है, ठीक है ना। तो XL ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, फैक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। तो XL ज़्यादा है मतलब L इंडक्टिव है, तो इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट जो होता है वो लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है। वोल्टेज लीड करता है तो यहाँ पर वोल्टेज लीड कर जाएगा। अगर XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर ज़्यादा, XC ज़्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा, करंट लीड करेगा, तो यहाँ पर करंट कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करने लग जाएगा। वो एक सिंपल सी यहाँ पर बात हो जाती है। फेज डिफरेंस वगैरह वो सारी चीज़ हम निकाल सकते हैं। अब मैं इसमें कोई एक स्पेशल केस की बात करने जा रहा हूँ, एक्चुअली वो है रेजोनेंस वाले केस की। बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में कि एक्चुअल में रेजोनेंस क्या होता है, एसी सर्किट में रेजोनेंस का क्या यूज़ होता है और बेसिक कम्युनिकेशन में रेजोनेंस कैसे यूज़ आता है। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ कि एक्चुअल में रेजोनेंस क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई रेडियो है और हमारे चारों तरफ कई सारे रेडियो वेव्स होती हैं। तो हमारे रेडियो में कई सारे एफएम चैनल आते हैं, 92.7 हो गया, 94.3 हो गया, डिफरेंट टाइप के, 95 भी हो सकता है। तो अब रेडियो हमारे चारों तरफ तो कई सारी रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स का मतलब जो कई सारे एफएम स्टेशन होते हैं वहीं वो अपने हर एफएम स्टेशन अपना सिग्नल छोड़ता रहता है। तो अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा एफएम स्टेशन को सुनना चाहते हैं। तो हम अब क्या होता है, तो हम वो रेडियो जो है वो कौन से एफएम स्टेशन की सिग्नल को रिसीव करेगा, वो कैसे पता चलता है, वो डिपेंड करता है रेजोनेंस पर। अब रेजोनेंस का मतलब तुम ऐसे समझ लो कि एक तरह से एक वो कंडीशन होती है जब ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों सेम अलाइन कोइंसाइड हो जाते हैं और एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसमिट करने चाहते हैं। मतलब एक तरह का तुम ये समझ लो कि एक तरह का कोड है। जैसे मान लो रिसीवर जो ट्रांसमीटर है उसने अपना सिग्नल एक कोड के साथ भेजा। अब अगर रिसीवर के पास वो कोड है तो वो सिग्नल उस रिसीवर के पास आ जाएगा। जैसे मान लो सपोज मैंने कोई एक अपना सामान भेजा या कोई मैंने एक चीज़ भेजी जिस पे कोई कोड लगा दिया मैंने 50 मैंने कोड लगा दिया 505, सपोज 505 मैंने कोड लगा दिया। अब वो मैंने सामान छोड़ दिया है। अब कोई भी बंदा है, मैंने रास्ते में छोड़ दिया है। अब अगर किसी को उस सामान को का लॉक तभी खुल सकता है जब किसी भी पर्सन को जो रिसीवर है उसका कोड पता हो, मतलब 505 पता हो। अब वो कोई भी हो सकता है। अगर किसी को भी 505 पता चल गया तो वो उसको ओपन करके उसके अंदर क्या है वो चीज़ चेक कर सकता है। सेम चीज़, तो वो जो कोड होता है ना वो एक तरह का रेजोनेंस होता है। समझने के लिए समझना, मैं बस ऐसे समझा रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि एफएम स्टेशन मान लो कोई 92.7 में है, वो 92.7 पर ही अपने जितने भी सिग्नल होता है, गाने वाने जितने भी होता है वो सारे उस पर सेंड करता है। अब हमारे पास जो रेडियो है या जो हमारे पास फ़ोन है उसमें हम 92.7 सुनना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस फ़ोन में या जो हमारे पास रेडियो है उसमें फ्रिक्वेंसी को किस पर सेट कर देते हैं, 92.7 पर सेट कर देते हैं। 92.7 पर सेट कर दिया
तो वो उस स्टेशन के साथ क्या हो गया, अलाइन हो गया, मतलब उसको उसका कोड पता लग गया। तो वहाँ पर वो रेडियो जो होगा वो उस 92.7 के थ्रू जितने भी सिग्नल आ रहे होंगे उनको कैच कर लेगा। अब एक बार में तो एक ही हो सकता है, तो अगर हमें कोई दूसरा स्टेशन सुनना है तो हम जैसे 94.3 सुनना है तो मैं क्या कर दूंगा, वहाँ पर उसे 94.3 पर सेट कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली वो कोड जो है वो रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस वाली कंडीशन में क्या होती है, एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर होना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली क्या होता है, रेडियो वेव क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक तरह की एनर्जी ही है। तो कोई भी जो रेडियो वगैरह उसके अंदर क्या लगा हुआ होता है, ये एक बेसिक इस तरह का एक बेसिक, और भी डेवलप्ड हो चुके हैं लेकिन एक तरह की इस तरह के सर्किट लगे होते हैं, आरएलसी सर्किट होते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर बहुत बड़ा कैपेसिटर रजिस्टिव, लेकिन बेसिक जो आइडिया होता है वो यही वाला होता है। ठीक है, तो हम जब ट्यून करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रेजोनेंस में ले आते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर रेजोनेंस दो तरह के सर्किट्स में ही हो सकता है, या तो हम एल और सी होना चाहिए, आरएलसी में भी हो सकता है, एलसी में भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में एल और सी दोनों है। रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस तभी हो सकता है जब इम्पीडेंस मिनिमम हो जाए। इम्पीडेंस मिनिमम है तो इम्पीडेंस का मतलब कब हो सकता है, इम्पीडेंस मिनिमम देखो, इम्पीडेंस वाले अगर मैं डायग्राम से तुम्हें बताऊं तो ये आर होता है, ये एक्सएल होता है और ये एक्सी होता है। एक्सएल और एक्सी अगर दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं तो सिर्फ आर बचता है, तो यहाँ पर ये इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा। तो एक तो कंडीशन हो जाती है कि एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हो जाती है कि वी एल इक्वल्स टू वी सी होना चाहिए। वी एल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वी सी होना चाहिए। एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाएगा और वी एल इक्वल्स टू वी सी यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर हो रही है तो इसका मतलब वो सर्किट किस में है, रेजोनेंस में है। जब भी रेजोनेंस में होगा तो यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी, से Z मिनिमम या तो R हो जाएगा या 0 हो जाएगा। R कब होगा, अगर ये RLC सर्किट है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो सिर्फ R बचेगा, और अगर L और C ही है तो कुछ ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो इन्फिनिटी वहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा इम्पिडेंस यहाँ पर 0 हो जाएगा, करंट इन्फिनिटी हो जाएगा। Z और ओमेगा के बीच में अब अगर RLC सर्किट या किसी LC सर्किट का इम्पिडेंस वाला डायग्राम हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का बनता है। अब ये कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पर इनिशियली जब ओमेगा की वैल्यू 0 होती है तो उस सिचुएशन में XL की बात करें तो ओमेगा L और XC की बात करें तो 1/ओमेगा C। तो इनिशियली ये 0 होगा और XC जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब जब 0, तो हमने ये चीज़ पहले भी पता है कि अगर मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है तो मिनिमम या लो फ्रिक्वेंसी पर XL जो होता है वो लो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और XC जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर और इसी तरीके से अगर XL की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू अगर हाई हो जाती है, सपोज इन्फिनिटी है, तो उस सिचुएशन में ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब लो फ्रिक्वेंसी पर सर्किट जो होगा, हाई फ्रिक्वेंसी पर जो सर्किट होगा वो इंडक्टिव होगा और लो फ्रिक्वेंसी पर जो सर्किट होगा वो कैपेसिटिव सर्किट होगा। तो 0 से लेकर ओमेगा नॉट ये है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब जो रेजोनेंस होगा ऐसा नहीं है कि हर फ्रिक्वेंसी पर हो जाएगा। रेजोनेंस जो होता है वो एक पर्टिकुलर हर सर्किट के लिए एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फिक्स होती है। जैसे अगर यहाँ पर R, L और C की वैल्यू फिक्स है तो इस सर्किट के लिए एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी। ऐसा नहीं है सपोज ये अगर इसके लिए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी सपोज 100 हर्ट्ज है तो ये सिर्फ 100 हर्ट्ज की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी, 100 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होगी, 100 हर्ट्ज से कम नहीं होगी। अगर आपने X और L को या इनमें से किसी को भी चेंज कर दिया तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी चेंज हो सकती है। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जिस पर इम्पिडेंस मिनिमम हो जाए, तो ये वाला पोर्शन जो होगा वो कैपेसिटी वाला हो जाएगा और ये वाला जो पोर्शन होगा वो इंडक्टिव वाला पार्ट हो जाएगा, और बीच में जो ओमेगा नॉट पर जो है वो रजिस्टिव हो जाता है। इसी तरह अब मैं करंट के डायग्राम ड्रॉ करूँ करंट और ओमेगा के बीच में, तो यहाँ पर Z देखो डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज होगा, और यहाँ Z इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज होगा। तो ये डायग्राम ऐसा बन जाता है। ओमेगा नॉट पर क्योंकि करंट मैक्सिमम होगा जो कि डिपेंड करेगा V नॉट डिवाइडेड बाई R पर, तो R जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। तो अगर ये R1, R2, R3 है अलग अलग सिचुएशन में, तो R3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, R2 कम और R1 सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा और सोल्व करेंगे अगर हम, तो ओमेगा नॉट कितना होगा वो निकालूँ मैं, तो XL इक्वल्स टू XC करने पर थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC निकल कर आ जाती है।
ये रेडियन वाली फॉर्म में होगी और ये हर्ट्ज में निकल कर आएगा। तो 1/2π√LC, यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है 1/2π√LC। मतलब L और C पर डिपेंड करेगा कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कितनी है। अगर आपने L चेंज कर दिया और C चेंज कर दिया तो वहाँ पर उस सर्किट के लिए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब बात आती है यहाँ पर बैंडविड्थ की। थोड़ा सा हम बात करते हैं बैंडविड्थ क्या होती है यहाँ पर। तो अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ तो जो होगी यहाँ पर वो दो फ्रिक्वेंसी के बीच का डिफरेंस होता है। दो फ्रिक्वेंसी के बीच का डिफरेंस कैसे होगा, इस डायग्राम में I0/√2 करंट की जो वैल्यू आती है वो दो फ्रिक्वेंसीज पर हो सकती है। एक फ्रिक्वेंसी है ω1, अगर इसको हम चेक करें तो एक फ्रिक्वेंसी होगी ω1 और दूसरी फ्रिक्वेंसी होगी ω2। एक ω0 से बड़ी है और एक ω0 से छोटी है। तो ω2 - ω1 अगर हम कर देते हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। अब बैंडविड्थ का मतलब हर सिग्नल की एक बैंडविड्थ होती है, उसी अगर बैंडविड्थ नहीं होगी तो प्रॉपर सिग्नल रिसीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी FM का सिग्नल होगा उसमें कई सारी वॉइस होगी, कई सारे ऑडियो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर होंगे, तो इसलिए बैंडविड्थ यहाँ पर देखना पड़ता है। तो बैंडविड्थ के लिए हम देखेंगे तो F2 - F1 बोल सकते हैं हर्ट्ज में, और ये इस तरीके से। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से √F1 × F2 की टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। बात आती है बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं R/L की टर्म में हम इसको लिख सकते हैं रेजिस्टेंस /L। अब यहाँ पर बात आती है कि क्वालिटी फैक्टर की, कौन सा सर्किट ज़्यादा बेटर क्वालिटी का है, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो होता है ω/बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, ω/बैंडविड्थ। तो ओमेगा बैंडविड्थ हम तो ये बनेगा R/L, तो ये हो जाएगा ω0L/R। अब इसको ω0L इसको हम लिख सकते हैं XL/R। तो रेजोनेंस में XL और XC दोनों इक्वल होते हैं, तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। I से मल्टीप्लाई कर दोगे तो VL/VR भी हो जाएगा, और या VC/VR। तो Q जितना ज़्यादा होगा उस सर्किट की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बैंडविड्थ वगैरह के बारे में ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये बेसिकली रेजोनेंस से रिलेटेड टर्म्स थी, तो इसमें हमें ये चीज़ कुछ एक चीज़ें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अब बात आती है देखो यहाँ पर कि हमें यहाँ कॉस आ रहा है तो मुझे साइन बदलना है ना, और इस माइनस को भी थोड़ा सा अंदर डालना है। तो मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। मान लो कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, ये चीज़ है। इस चीज़ को -cos∅θ जो है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π-θ। सिंपल, कितना हो जाएगा π-θ। π-θ करते हैं तो π-θ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट जाता है, तो -cos∅ बन जाएगा। इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, π/2 + π/2 - θ, ऐसे करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब वहाँ पर ये मतलब एक अलग से इस तरीके से हो चुका है, क्लियर है ये। अब अगर हम इसमें इस तरीके से लिखें तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, पाई प्लस आ रहा है तो इसको साइन π/2 - θ करके लिख सकते हैं, ठीक। माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि π/2 माइनस करके मैंने लिखा है, π/2 प्लस करके लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा तो ये फिर अंदर जाएगा, तो ये θ - π/2 ये फंक्शन निकल कर आ सकता है, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, या आप ऐसे भी देख सकते हो कि भाई यहाँ पर ओमेगा जो है, ओमेगा टी, थीटा यहाँ पर क्या है ओमेगा टी कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही केस बचा हुआ है। तो इस तरीके से मैं इसको लिख दूंगा, तो माइनस भी अंदर इसी तरह से जाना चाहिए।